हजारों साल पहले की बात है। उज्जैनी नगरी का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हर कहीं अपने साहस, अपने ज्ञान, अपने पराक्रम के लिए जाना जाता था। उसके राज्य में प्रथा थी कि हर राज्य का आदमी सुबह दरबार में आता था। अगर उनको कोई समस्या होती थी तो राजा को बताता था। अगर उनको कोई तकलीफ होती थी, उनका कोई दुखड़ा होता था तो राजा को सुनाता था। अगर राजा को कोई भेंट देनी होती थी, अगर उनसे कुछ कुछ मांगना होता था तो हर आदमी दरबार में हाजिर होता था। एक दिन एक तपस्वी विक्रमादित्य के दरबार में आता है और भेंट के तौर पे राजा को एक जंगली फल देता है। विक्रमादित्य तो राजा था, उसने ऐसे फल अपने जिंदगी में कई बार देखे थे। तो उस फल को अपने मंत्री को दे देता है और मंत्री बाकी सारे भेंटों के साथ में उस फल को रख देता है एक कमरे के अंदर। वो तपस्वी वहां से चला जाता है। अगले दिन वो तपस्वी फिर वहां पर आता है, राजा को एक जंगली फल देता है। राजा उस फल को मंत्री को दे देता है, मंत्री उस फल को ले जाकर बाकी सारे तोहफों के साथ में रख देता है। अब ये सिलसिला रोज होने लगता है, रोज 10 साल तक। वो तपस्वी हर रोज वहां पर आता है, हर रोज राजा को एक जंगली फल देता है और राजा उस फल को मंत्री को दे देता है और मंत्री उसको लेकर कमरे में रख देता है। एक दिन दरबार बागीचे में लगा हुआ था। वो तपस्वी फिर से वहां पर आता है, राजा को एक जंगली फल देता है। इस बार राजा उस फल को अपने पालतू बंदर को दे देता है। वो तपस्वी वहां से चला जाता है। अब उस फल को खाने के लिए जैसे ही वो बंदर अपने दांत उस फल में गाड़ता है तो उस फल के अंदर से निकलता है एक बड़ा सा हीरा। विक्रमादित्य जैसे बड़े राजा ने भी इतना बड़ा हीरा अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस हीरे को देख के उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो सीधा अपने मंत्री को देखता है। आंखों ही आंखों में से सवाल करता है कि वो बाकी फल कहां है। मंत्री विक्रमादित्य को उस कमरे में लेकर जाता है जहां पर उसने सारे फल, सारे तोहफे रखे हैं। वो कमरे में सारे फल सड़ चुके हैं, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच में चमक रहे हैं बड़े बड़े हीरे। विक्रमादित्य समझ जाता है कि वो तपस्वी कोई आम तपस्वी तो नहीं है। अगले दिन जब उस तपस्वी के आने का समय होता है तो विक्रमादित्य पहले से ही वहां पर उसके स्वागत में हाजिर है। तपस्वी को कहता है कि महाराज, आप कौन हैं? मैं जानता हूं कि आप कोई साधारण पुरुष तो नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं क्या आपके कोई कोई आपके काम आ सकता हूं? तपस्वी कहता है कि राजन, गोदावरी नदी के किनारे शमशान में मैं एक तंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं। उस तंत्र को सिद्ध करने के लिए मुझे एक वीर पुरुष की दरकार है और आपसे बड़ा वीर इस पूरे देश में कोई नहीं है। विक्रमादित्य कहता है कि महाराज, अगर आपको मेरी जरूरत थी, मेरी आवश्यकता थी किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए तो आप मुझे पहले ही बता देते। आपने इतना इंतजार क्यों किया? वो तपस्वी कहता है कि राजन, मैं आपकी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था। अब आप होश में आ चुके हैं, अब आप मेरे काम आ सकते हैं। तपस्वी वहां से चला जाता है और विक्रमादित्य को कहता है कि पूर्णिमा की रात आप उस शमशान में आइएगा। पूर्णिमा की रात विक्रमादित्य उस शमशान में पहुंच जाता है अपने अस्त्र और शस्त्रों को लेकर। जैसे ही उस शमशान में पहुंचता है तो पाता है कि शमशान में एकदम सन्नाटा है। शमशान के बीच में वो तपस्वी बैठा है, उसके आगे हवन कुंड की अग्नि जल रही है और आसपास ढेरों लाशें पड़ी है, कंकाल पड़े हैं और वो मंत्र पढ़ रहा है। विक्रमादित्य को देखकर एक बार मन में थोड़ा डर तो जागता है, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। तपस्वी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है कि महाराज, मैं आ गया हूं, बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? तपस्वी अपने हाथों के इशारा करके कहता है कि राजन, यहां से 10 कोस दूर जंगल के बीच में एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक लाश लटक रही है। मुझे इस तंत्र को सिद्ध करने के लिए उस लाश की आवश्यकता है। आप जाइए और मेरे लिए उस लाश को यहां पर लेकर आइए। विक्रमादित्य हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है उस जंगल के अंदर। जंगल के अंदर दाखिल होते ही विक्रमादित्य पाता है कि वहां पर जंगल की सारी आवाजें उसको सुनाई देने लगी। हाथियों का चिंगाड़ना, शेरों का गुर्राना, चमगादड़ों की आवाजें, इधर उधर भागते जीव। विक्रमादित्य के मन में डर पसरने लगता है, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। जो आदमी डर से निजात पा जाता है, डर के आगे जाना चाहता है, वो आदमी वीर कहलाता है। क्योंकि डर तो सबको लगता है, लेकिन वीर कुछ ही लोग होते हैं।
चलते चलते विक्रमादित्य उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर एक नहीं हजारों लाशें लटक रही है। अचानक एक लाश के ऊपर उनकी नजर टिकती है और वो समझ जाते हैं कि ये वही लाश है जिसकी उस तपस्वी को आवश्यकता है। विक्रमादित्य उस पेड़ पर चढ़ते हैं, अपनी तलवार से उस लाश का फंदा काटते हैं और लाश धड़ाम से नीचे गिरती है और गिरने के साथ साथ उसकी आंखें खुल जाती है और वो हंसने लगती है। विक्रमादित्य को डर लगने लगता है। वो नीचे उतरता है और उस लाश से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम हंस क्यों रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा। और जैसे ही विक्रमादित्य सवाल करता है वो लाश हवा में उड़ती है और जाके फिर से पेड़ पे लटक जाती है और कहती है कि मेरा नाम बेताल है, लेकिन तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे कहां ले जा रहे हो। विक्रमादित्य सच सच सारी बात उस लाश को बता देता है। तो लाश कहती है कि ठीक है राजन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप पूरे रास्ते कुछ बोलोगे नहीं, जैसे ही आपका मुंह खुलेगा मैं फिर से आके उड़ के इस पेड़ पे लटक जाऊंगा। बोलो शर्त मंजूर है कि नहीं। विक्रमादित्य कुछ बोलते नहीं है, अपनी तलवार से फिर से उसका फंदा काटते हैं। वो लाश गिरती है नीचे, धड़ाम की आवाज होती है, लाश हंसने लगती है। विक्रमादित्य कुछ भी नहीं बोलते, वो पेड़ से नीचे उतरते हैं, उस लाश को अपने कंधे पर डालते हैं और वहां से चलने लगते हैं। विक्रमादित्य के मन में डर है। लाश बोलती है कि राजन देखो, अगर हम ऐसे ही चुपचाप यहां से चलते रहें तो अच्छा नहीं रहेगा। रास्ता बहुत लंबा है, हमको समय को पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना राजन मैं आपको एक कहानी सुनाऊं।